आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कल श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से करेंगे खिताब। 2.5 महीने के कामकाज को लोगों के सामने रखेंगे। उमर सरकार पर बीजेपी ने साधा निशाना। उमर हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में रही नाकाम। अवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना। अल्ताफ ठाकुर का बयान। कटरा में हड़ताल खत्म। लोगों ने मामूल के मुताबिक अपनी सरगर्मियां बहाल की। यात्रियों ने ली राहत की सांस। अनंतनाग में पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन। 2024 में 123 एनडीपीएस केसेस दर्ज। 185 मंशियात फरोश गिरफ्तार। दिल्ली से श्रीनगर के हवाई सफर में होगी महंगाई। एक हवाई टिकट की कीमत 21,000 के करीब। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत बुनियादी मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अवाम को दरपेश रोजमर्रा के मसाइल जैसे बिजली पानी की सहूलियातें और रोजगार के मौके के हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया है। उनका कहना था कि आवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना है, मगर हुकूमत की तरफ से कोई हल पेश नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार के 3 माह पूरे हुए हैं। ये सरकार हर मुहाज पर नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ वादे किए थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया। गवर्नमेंट का ताल्लुक है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 महीने होने को आ गए हैं। जो गारंटियां उन्होंने दी थी, 12 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली, 10 किलो चावल, 1 लाख जॉब्स, डेलीवेजरों को परमिट करना, ऐसे बहुत सी गारंटी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दी है। लेकिन जहां हम आज ग्राउंड जीरो पे देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर महाज पे, हर एक फ्रंट पे आज तक फेल हो चुकी है। इवन ये कि मामूली सी बर्फबारी हुई है और आज चौथे दिन भी जो लिंक रोड है वो बंद है, अभी भी रास्ता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़े दावे किए, खाली स्टेटमेंट, कागजों के जरिए उन्होंने सड़कों से बर्फ उठाया। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने बीजेपी की अवामी मसाइल में नाकामी के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी महज सियासत कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली नहीं चाहती है। ये बदकिस्मती की बात है कि बीजेपी हम पर निशाना साध रही है। बीजेपी की जो क़यादत है, जब इलेक्शन चल रहा था वो घर घर जाकर यही कह रहे थे कि असम्बली बने, इलेक्शन हो जाए, हम आपको रियासत का दर्जा वापस देंगे। उमर साहब ने बार बार कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी फिर रियासत वापस देंगे। तो इसका मतलब है कि वो लोगों को मुसीबत में डालकर खुश हो रहे हैं। रियासत का दर्जा बहाल बीजेपी नहीं कर रहे, हुकूमत बीजेपी की है। अब यूटी में जितने भी हमारे पावर्स है तो उतना ही वजीर आला कर सकता है। उसके अलावा जो पावर्स है वो होम मिनिस्ट्री के पास है। आप पुलिस की बात करिए, वो होम मिनिस्ट्री के पास है। आप कार्डर सर्विस की बात करिए, आईपीएस आईएफएस अगमुद के तहत, कार्डर के तहत, वो तो दिल्ली तक है। इसीलिए हमारे वजीर आला 2 दफ़ा प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से और जितने भी स्टेक होल्डर्स दिल्ली में बैठे उनको कहा कि जम्मू कश्मीर की बका के लिए, लोगों के बका के लिए, इसकी तरक्की के लिए इस यूटी को, जो एक वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पावरफुल रियासत थी, इसको रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। लेकिन इस वक्त तक नहीं मिला। अब अगर यह कर रहे हैं कि
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कुल शरह पैदाइश 1.4 तक गिर गई है, जो कि 2.1 के मुतबादल सतह से बहुत नीचे है। सर्वे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इफराजान ने कहा कि मोहल्ला कमेटियों व इमाम मसाजिद को आगाही मुहिम पर तवज्जो देने की जरूरत है और इस आबादी के चैलेंज से निपटने के लिए समाजी मदाखलत का भी काफी अहम रोल है। उसकी वजूहात ये भी हैं कि जो शादियां हम लेट करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे शादियां बहुत लेट जम्मू और कश्मीर में होती हैं, उसमें आप ये भी देखेंगे कि शादियां जो हैं अब वो एक बर्डन बन गई हैं, वो आप समझिए एक तरह से एक नासूर बन गई हैं। जब तक ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों में सुधार नहीं लाया जाएगा, काफ़ी एक रीज़न ये भी है कि हम सभी लोग जो हैं, काफ़ी लोग जो है गवर्नमेंट जॉब्स का इंतज़ार करते हैं, जबकि गवर्नमेंट जॉब्स आना बहुत मुश्किल है। वो भी एक वजह है कि इसमें फर्टिलिटी रेट जो है, शादी आगे आगे हो जाती है, लेट कर लेते हैं। चौथी चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखेंगे कि पीसीओडी आजकल कितना आम हो गया है। पीसीओडी यूजुअली एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हम एक्सरसाइज, हम कभी चलना तो हम जानते ही नहीं है, हम चलते ही नहीं हैं। हम जहाँ से मस्जिद तक भी जाना होता है वहाँ तक भी गाड़ी में जाते हैं, मस्जिद से आना होता है वहाँ तक भी गाड़ी में जाते हैं। जब हम चलेंगे नहीं, चावल भर के खाएंगे, तेल भर के खाएंगे, उसमें जो लाइफस्टाइल है उसमें पीसीओडी जो है आप देखेंगे एक्सटेंसिवली आज यहाँ हुआ है। उसमें एक चीज़ जो स्मोकिंग का रीज़न है, आप देखेंगे आम लड़कों में अभी 14 साल के हुए ही नहीं होते हैं, सिगरेट मुंह में शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है सरकार को तो करने की ज़रूरत है ही है। सरकार को तो हमारा काम है कि अवेयरनेस, जागरूकता जो है वो जगाएं, लेकिन इवेंचुअली इसकी जो पहल है वो सोसाइटी से होनी चाहिए, वो मस्जिदों से होनी चाहिए। वो डिप्टी कमिश्नर पुंछ विकास कंदन की तरफ से रेड क्रॉस के जरिए माली इमदाद और सीएमओ पुंछ डॉक्टर परवेज खान की हिदायत पर टीबी यूनिट पुंछ की मौजूदगी में और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुरनकोट डॉक्टर यूसुफ की निगरानी में एसडीएच में टीबी के मरीजों को गजाई किट्स तकसीम किए गए। ऑन द डायरेक्शन ऑफ वर्दी डिप्टी कमिश्नर पुंछ, आज हमने यहाँ पर, उन्होंने रेड क्रॉस के थ्रू हमें जो कुछ फंड्स प्रोवाइड कराए थे, उसके तहत आज हम ब्लॉक सुरनकोट में आए हैं। ब्लॉक सुरनकोट में आए और यहाँ पर हमने जो है 8 पेशेंट्स को बुलाया था और उन 8 पेशेंट्स को हमने फूड बास्केट्स प्रोवाइड की, वो फूड बास्केट्स प्रोवाइड की और उसके साथ साथ हमें आयुष डिपार्टमेंट ने भी कुछ ओजस किट्स दी थी, इम्यूनिटी बूस्टर जैसे अश्वगंधा है या सीतोपलादी कफिंग पेशेंट्स के लिए, वो भी हमने उनको प्रोवाइड की। प्रोग्राम था ये, डीसी साहब ने टीबी पॉजिटिव पेशेंट्स को नए साल की मुबारकें दी हैं। उन्होंने रेड क्रॉस के साथ मिलके ये जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का प्रोग्राम है, इसमें जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनको हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं, उसी के रिगार्डिंग था जो डीसी साहब ने न्यूट्रिशनल सपोर्ट दी थी पेशेंट्स को, जो हमारे 8 पॉजिटिव पेशेंट थे तहसील सुरनकोट के। तो चले ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अदबी तंजीम अंजुमन अदब गांदरबल ने डिग्री कॉलेज गांदरबल के कॉन्फ्रेंस हॉल में अपने सालाना शायरी नशिस्त का इनेकाद किया। इस तकरीब में मारूफ शुरा, अदीबू और अदब के साथ वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर कहा गया कि इस तकरीब का मकसद नए और उभरते हुए शोरा को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। इस तकरीब के आखिर पर गुलिस्तान न्यूज़ कश्मीर ब्यूरो हेड सलीम वानी को अवार्ड से भी नवाजा गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल में अंजुमन अदब गांदरबल की तरफ से अंजुमन अदब गांदरबल की एक सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अथर मनगामी साहब को इस साल का खिलत अंजुमन अदब गांदरबल अता किया गया और साथ ही साथ बशीर बारवली साहब की किताब अश्क अहरेज़ो मुश्कोवस, उसकी भी रस्म रोनुमाई हुई। और ख़ास बात यह है कि कन्वीनियर साहित्य अकेडमी और चीफ एडवाइज़र अंजुमन अदब गांदरबल जनाब प्रोफेसर शाद रमज़ान साहब भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल रहे और डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर मोहतरमा रुमाइसा संगीन साहिबा भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल रही और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल की प्रिंसिपल मोहतरमा फौजिया फातिमा साहिबा, उनका भी हमें इस प्रोग्राम में इश्तिराक भी रहा और साथ भी रहा। मकसद प्रोग्राम का यही होता है कि जितने भी गुमनाम शोरा है उनको एक प्लेटफार्म दें। ये जो बशीर बारवली साहब है, मुझे नहीं लगता है कि इनको कोई जानता था, आज मंजर आम पे आ गए, मीडिया में आ गए, इनको भी लोग जानने लगे, इनकी शायरी को जानेंगे। हमारा यही मकसद है कि हौसला अफजाई हम शायरों को करें, उनको प्लेटफार्म दें और जितने भी नौजवान कलमकार हैं
ان تک یہ بات پہنچائیں کہ اگر آپ لکھتے ہیں انجمن ادب گاندربل کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ آئیے ہمارے ساتھ جوائن کیجئے، ہم آپ کو بڑے بڑے پلیٹ فارموں تک پہنچائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ گلستان ٹی وی جو اس کی بات ہے، اس کا میں لٹریری کوآرڈینیٹر کے طور پہ بھی کام کرتا ہوں۔ ہمارا وہاں پہ پروگرام لفظ گلستان چل رہا ہے، اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ جتنے بھی گمنام شعراء ہیں ان کو پلیٹ فارم دیں، ان کو منظر عام پہ لائیں۔ پلیٹ فارم دینے کے ساتھ ساتھ ان کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، شعراء کو ایک دوسرے کا سننے کا، وہ بولنے کا موقع ملتا ہے، ایک ساتھ میں رہتے ہیں یہ، تو اس طرح سے شعراء کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہماری مادری زبان جو کشمیری زبان ہے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس کو فروغ ملتا ہے۔ انجمن ادب گاندربل تیت فعال تنظیم یم کاشر زبان تو کاشر ادب پرسراونس مز تو گام گوم تو عوامی سطح تام پکناونس مز واتنانس مز رات دہ کام کران ات مجھ ساری کھت زن اہم امیک زن سرپرست اتر منی گامی صاحب، ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، بہت زیادہ ادب کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، اور جو وہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں ترجمے، مطلب جتنے بھی ہماری مذہبی کتابیں ہیں ان کا کئی کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا، وہ بھی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو صدر محترم ہیں اظہر نذیر صاحب، کشمیری زبان و ادب کے لیے دن رات کام کرتے ہیں۔ یہ میرے دوروں اسٹوڈنٹ رہے ہیں، اس لیے مجھے اس بات کا فخر ہے کہ یہ کشمیری زبان اور ادب کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ ایک یہ تو آج کا جو فنکشن تھا، اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن تھا۔ ایک یہ کہ اس میں کئی اعزازات دیے گئے، اور جو آج ہی شروعات اس اعزاز کے جو اس کو پہلا جو اعزاز انہوں نے دیا اس سال کا، وہ اطہر منی گامی صاحب کو دیا، کہ بہت اس لیے کہ ان کا کنٹریبیوشن ہے زبان کے حوالے سے اور ادب کے حوالے سے، اور اس تنظیم کو۔ شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس آج سیاپورہ ویل گاندربل میں مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر وادی کے مختلف علاقوں سے عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ عرس کا آغاز قرآن خوانی، درود اذکار سے ہوا۔ عقیدت مندوں نے کشمیر میں امن کے لیے دعا کی۔ عرس شیخ جمال صاحب اس زن کی پتہ وت پہ مناوان آئے، سالہ کتیا وری آسن ات گمت تہ پتہ کی، مگر کہ یہ پہ پریتھی تت پہ آئے مناوان یہ ام دہ صبح یہ 29 آسان اس ام دہ صبح چھ وتھان نوان جنوری اندر، چاہے فرسٹ یی 10 یی یا 12 پتہ 10 جنوری 10 دہ برونٹ پتہ یہ ام دہ صبح وتھان، تم پتہ مسجد اندر 5-8 مسجد ات وٲلِس صبح درود اذکار کلمات سوزان پڑھان صبح مسجد اندر، تم پتہ 1 بجے حاضری دِوان استان عالیہ مز، ات کلمات درود اذکار پڑھان، بیٚیہِ تہر کھالان۔ یہ پتہ وتہ پہ پتہ کتیا ؤریو پہ سہ کھالان، یہ آسان کافی تبرکات، یہ سمان لگ بھگ 1-2 کوئنٹل ہز تہر، یہ خرچ گژھان اندر 1 گھنٹس 2 گھنٹس اندر، کپر آن دان واتن، کپر آسان نصیبن تمن واتان۔ باقی ات کن مناوان 5 بجے شُلس کران یہ استان عالیہ مز نیران، 5 بجے پتھ کن استانس اندر آسان کھین، یہ پتہ وت پہ مناوان۔ تو چلے بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ سال 2024 کے آخری دن یعنی 31 دسمبر کے روز دہلی سے سری نگر کے لیے جب کسی مسافر کو ہوائی سفر کرنے کی ضرورت پڑی تو ایک حیرت انگیز بات نکل کر سامنے آئی کہ دہلی سے دبئی کا سفر قومی دارالحکومت سے سری نگر کے سفر سے کئی زیادہ سستا تھا، کیونکہ ان دنوں کشمیر کے لیے ہوائی جہاز کی کرایوں میں کافی اضافہ دیکھنے کو ملا۔ 31 دسمبر کو دہلی دبئی کے ہوائی کرایوں پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوا کہ ایک ٹکٹ کی قیمت 10,000 سے 13,000 روپے کے لگ بھگ تھی، جبکہ دہلی سے سری نگر ایئرپورٹ کے ہوائی ٹکٹ کی قیمت اسی تاریخ کو 21,623 روپے رہی۔ ہوائی کرایوں میں مہنگائی کی وجہ سے مریضوں، طلباء اور سیاحوں کو بری طرح متاثر ہونا پڑا، جنہیں سری نگر اور دہلی کے درمیان سفر طے کرنے کی حاجت درپیش تھی۔ اسی پر ہمارے نمائندے عرفان فاضل نے اور ایٹا چیئرمین ناصر شاہ سے خاص بات چیت کی ہے۔ ایوٹا چیئرمین کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا ہے آپ کو سنائیں۔ یہ جو آپ نے آج پوائنٹ اٹھایا ایئر فیئرس کے بارے میں، یہ ایک میجر ایشو ہے ہمارے لیے۔ یہ مطلب میں خالی ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جو ٹورسٹ یہاں آنا چاہتا ہے کشمیر آ جائے گا،
अगर उसकी अफोर्डेबिलिटी है 20,000 देने के लिए, वो शायद दे भी दे देगा। लेकिन मसला यहाँ एक सोशल कॉज की तरफ से हमें ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जो है बीमारी में मुब्तला होते हैं, ट्रीटमेंट की वजह से दिल्ली जाना पड़ता है, या वैसे भी सर्दियों में रहने की दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा सा प्लेन्स की तरफ जाने की ज़रूरत है। उनके लिए ये बहुत एक मुसीबत का सबब है। 20-20 हज़ार रुपये में या 15,000 16,000 रुपये में टिकट का किराया है, ये बहुत मुश्किलात है। हमने बतौर एज टूरिज्म ट्रेड स्टेक होल्डर्स, हमारी जो नेशनल बॉडी है, आयाटो भी है, बाकी नेशनल बॉडीज भी है, ये हमने हमेशा पुरजोर हमारी डिमांड रही है, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने रुजू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को, कि ये एयर फेयर्स की कैपिंग होना बहुत ही लाजमी जरूरी है। कुछ हद तक तो वो कामयाबी हो गई, लेकिन मुझे लगता है ये जो ओपन एयर स्काई पॉलिसी है, और जो उसके लिए पटन में एक बड़ी रकम खर्च करके एक मैरिज हॉल की इमारत तामीर की गई थी, जिसका इफ्तिताह 2022 में किया गया था, मगर आज तक ये इमारत बंद पड़ी हुई है। लोग इस इमारत के इस्तेमाल और तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं ताकि इसकी देखभाल की जा सके और इसे किसी हुकूमती दफ्तर के हवाले किया जा सके, ताकि सरकारी अमलाक को महफूज किया जाए। जी सर, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पे 2021 में तकरीबन इस की संगी बुनियाद डाली गई है, ये बोल के कि ये यहाँ पे हम आप लोगों को मैरिज हॉल दे रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम ना ये मैरिज हॉल रहा, ना कुछ कुत्तों का अड्डा बन गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बच्चे जब सुबह स्कूल निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे कुत्ते सबके पीछे भागते हैं, और शाम के टाइम ना हम मस्जिद जा पाते, ना कुछ कर पाते, ना अगर कोई इमरजेंसी काम हो, रोटी दूध, तो वो भी नहीं ला पाते दुकानों से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुत्तों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम आला हुकाम से यही गुजारिश करते हैं कि ये जो हमारी ये प्रीशियस प्रॉपर्टी है, जिस पे हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, इसको एक अच्छे वे में यूटिलाइज किया जाए। 2021 में यहाँ पे ये बिल्डिंग बनाई गई थी और इस पे मैरिज हॉल का नाम दिया गया था, और बहुत सारे पैसे इस पे खर्च किए गए। कहा गया था कि मैरिज हॉल बनेगा और लोगों को फैसिलिटी मिलेगी, मगर ना ये मैरिज हॉल बना और किसी काम के आ गया। 2022 में इसकी इनाग्रेशन भी की गई, और तब से लेकर आज तक इस पे ताला लगा है। लोग यहाँ पे सवाल करते हैं कि अगर मैरिज हॉल बनाया गया था तो इसको आज तक यूटिलाइज क्यों नहीं किया गया। अब इस बिल्डिंग की यहाँ पे दिन ब दिन खस्ताहाली देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अब यहाँ पे ये कुत्तों का अड्डा भी बन चुका है, क्योंकि हमारे बच्चे जब यहाँ से निकलते हैं तो उनको कुत्तों का सामना करना पड़ता है। लोग डिपार्टमेंट से सवाल करते हैं कि इस बिल्डिंग को यूज क्यों कि नहीं किया जाता है। क्या हम यही माने कि ये खाली पैसे निकालने का काम था या और कुछ। लोग सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस बिल्डिंग को किसी सरकारी इदारे को दिया जाए, ताकि ये सरकार या आवाम के पैसे यहाँ पे जाया ना हो। राही निसार, गुलिस्तान। डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर ने वजारत MSME के ताउन से हुनरमंदी प्रोग्राम्स का आगाज किया। ये प्रोग्राम्स हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर में कारोबारी महारत फराहम करने के लिए तरबियत दिए गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रिहाना हबीब कांत, डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, ने इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की और इन प्रोग्राम्स को नौजवानों और किसानों के लिए अहम करार दिया। आज डिवीज़न ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से 3 ट्रेनिंग्स का इनाग्रेशन हो गया। ये तीनों ट्रेनिंग्स मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME जिसे हम कहते हैं, उनसे स्पॉन्सर्ड है, और तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे हैं। एक तो ट्री कैनोपी मैनेजमेंट एंड मॉडिफिकेशन पे है, और दूसरी मैनेजमेंट ऑफ क्लोनल रूट स्टॉक्स पे ऑफ फ्रूट क्रॉप्स है, और तीसरी प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू कट फ्लावर्स है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा हॉर्टिकल्चर इस टाइम कश्मीर में कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर हमारा हॉर्टिकल्चर का है, और ये तीनों ट्रेनिंग्स जो हैं, ये जो हमारे आए हैं, इसमें रूरल यूथ आए हैं, वो सीखेंगे ये स्किल्स तीनों ट्रेनिंग्स में, और फिर बाद में वो इसको एज एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। वो अपना एंटरप्राइज खोल सकते हैं, चाहे वो कट फ्लावर्स का ले या क्लोनल रूट स्टॉक्स का ले, या अच्छे स्किल्ड प्रूनर एंड ट्रेनर बने। तो हम चाहते हैं कि हमारा आउटरीच ज़्यादा बढ़े, और तभी हमारे जो ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं नज़ीर गनाई साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें हमें मतलब सपोर्ट किया है और बहुत मोटिवेट करते हैं। और जो डॉक्टर हमारे डायरेक्टर रिसर्च हैं डॉक्टर हारून साहब,
उन्होंने मतलब MSME से ये ट्रेनिंग्स सैंक्शन करवाई है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जितना भी हमारा रूरल यूथ है वो स्किल्ड बने। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी में 3 जनवरी से एक बार फिर बर्फबारी के इम्कानात है। इस सिलसिले में सब जिला इंतजामिया तराल ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल ने बताया कि उन्होंने तमाम मैन एंड मशीनरी को मुतहरिक किया है ताकि बर्फबारी के बाद ही जल्द से जल्द सड़कों से बर्फ को हटाया जा सके। उन्हें लोगों से बर्फबारी के दौरान गाड़ियां सड़क पर पार्क न करने की हिदायत। देखिए, जहाँ तक ये मौसम की जो जानकारी जो हमें मिल गई है, इससे सिलसिले में यही है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो पूरी वी आर कम्प्लीटली गियर्ड अप। जिस तरीके से आपने पिछली दफ़ा भी देखा कि जितने भी रोड्स थे वो हमने बर वक्त और बर महल जो है क्लियर कर दिए थे। हमारा कंट्रोल रूम ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है 24/7। तो इस जो आगे जो हमें ऐसी कोई मुश्किल नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो हमारा जो टीम है, हमारी जो मशीनरीज हैं वो कम्प्लीटली गियर्ड अप है। अब इसमें कुछ चीज़ों की मैं ज़रूर निशानदेही करना चाहता हूँ कि वो सबसे पहले यही है कि मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अननेसेसरीली जो है अपने जो है घरों के सामने गाड़ियों को मत रखें, क्योंकि जब गाड़ियाँ वहाँ रहती हैं, सोमोज वगैरह रहती हैं, तो हमें मुश्किल हो जाता है सुबह के सवेरे जो होता है उनमें वहाँ पे बर्फ़ हटाने का काम उसमें बाधा आ जाती है। इसी सिलसिले में कोई बिल्डिंग मटेरियल सड़कों पे रहता है, उस बिल्डिंग मटेरियल को हटाने की ज़रूरत है और इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि उन चीज़ों को जो है इन चीज़ों का ध्यान रखें। चलो इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।